प्रिया एक अच्छे घर से थी। प्रिया को अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर कॉलेज में प्रिया आनंद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और आनंद गांव का रहने वाला था। ऐसे ही एक दिन प्रिया कॉलेज में आनंद से मिलती है और आनंद प्रिया से कहता है, कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम गांव क्यों जा रहे हो? तुम ना जब भी गांव जाते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाऊं, तुम्हारा गांव देखूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो गांव से जल्दी आना। मैं अपने घर वालों से बात करूंगी हमारी शादी के बारे में। तुम भी गांव में अपनी माँ से बात कर लेना। प्रिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम गांव में रहने के लिए तैयार हो, पर क्या तुम गांव में रह पाओगी? गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिया ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो आनंद से शादी करके गांव में रहेगी। अब आनंद गांव चला जाता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आनंद गांव से शहर वापस आता है और प्रिया के घर वालों से बात करता है। प्रिया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रिया की खुशी चाहते थे। बहुत जल्द देखते ही देखते प्रिया और आनंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ससुराल काफी गरीब है। उनका छोटा सा घर है और उस घर में भी सिर्फ 2 कमरे। पहले तो प्रिया परेशान हो जाती है, पर खुद को फिर दिलासा देती है। प्रिया शांत हो जा, घबरा मत, समय सब कुछ सिखा देता है। क्या हुआ अगर तेरे ससुराल वाले गरीब हैं? तू भी तो समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी ना। माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम इतने ज्यादा गरीब हैं। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में बता देता तो शायद तुम मुझे छोड़ देती या तुम्हारा प्यार कम हो जाता। आनंद, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, दौलत से नहीं। प्रिया सिर्फ प्यार के लिए हंसते हंसते सारी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगली सुबह शौचालय जाना था। प्रिया घर में शौचालय देखने लगती है, पर उसे पूरे घर में कहीं शौचालय नजर नहीं आता। जिसके बाद प्रिया सुबह के 5 बजे अपने पति को उठाती है। आनंद, जल्दी उठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में शौचालय कहाँ है। मुझे शौच पे जाना है, बहुत जोर से लगी है। शौच करने के लिए तो तुम्हें खेत जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं है और माँ को भी आपत्ति है। इसलिए मैंने भी कभी शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचा। अगर माँ के सामने शौचालय की बात की तो माँ खामखा अपनी राम कथा सुनाना शुरू कर देगी। क्या? शौच करने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा? आनंद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं गांव में पहली बार आई हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए एक शौचालय नहीं बनवा सकते? अपनी माँ से बात करो इस बारे में। अरे प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ के साथ खेत चली जाओ ना। वैसे भी कुछ समय बाद माँ तुम्हें आकर आवाज देने वाली है। अब मुझे सोने दो। तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुमने मुझसे शौचालय वाली बात क्यों छुपाई? बेचारी प्रिया को जब पता चलता है कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर प्रिया कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद उसकी सास आती है और वो अपनी सास के साथ खेत चली जाती है। इसी तरह से प्रिया सुबह उठकर अपनी सास के साथ खेत जाती। एक दिन प्रिया रात में सो रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो रात के 2 बजे आनंद को उठाती है। प्रिया, तुम्हें रात के 2 बजे शौचालय जाना है? अब सुबह तुम गई नहीं थी क्या हल्की होने के लिए? ज्यादा नाटक मत करो, तुम मेरे पति हो, तुम्हें ही झेलना होगा ये सब। और अगर तुमने सच में मुझे पहले बता दिया होता ना कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्रिया की नाराजगी देखकर आनंद कुछ नहीं कहता और उसके साथ खेत जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज प्रिया रात में आनंद को उठाकर खेत जाती। पर एक दिन प्रिया की दोस्त नीलम का फोन आता है और प्रिया उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, इसीलिए मुझे गांव नहीं पसंद। खैर, अब तू गांव में है तो कर भी कह सकती है। मेरी बात मान तो तू एक टेंट शौचालय मंगवा ले। आजकल शौचालय टेंट आता है, जब तेरा दिल करे तो उस टेंट खोल और उसमें शौच कर दे और शौच के बाद उसे पहले की तरह बंद करके कहीं छुपा के रख दे। ऐसे ना तेरा काम हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही प्रिया को टेंट शौचालय के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी करे शौचालय टेंट ऑर्डर कर लेती है और अपनी सास से छुपकर रात में शौचालय टेंट का इस्तेमाल करती है।
सही कह रही थी नीलम, ये टेंट शौचालय तो बहुत अच्छा है, कहीं भी आने जाने में सही है। मैं तो आराम से घर में छिपके इसमें शौच कर सकती हूँ। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाते हैं और प्रिया उसी टेंट का यूज करती है। एक दिन अचानक से प्रिया की सास को लूज मोशन लग जाते हैं और लूज मोशन होने की वजह से प्रिया की सास की साड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को इतना तकलीफ में देखकर प्रिया अपना शौचालय टेंट बाहर निकालती है और अपनी सास को उसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लो। मैंने आपसे एक बात छुपाई, इस घर में टेंट शौचालय है। बहू, घर में शौचालय करके तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और अब तू मुझे वही करने को कह रही है। माँ जी माफ करना, आपके साथ जो भी हो रहा है और आपकी जैसी हालत है उससे भी तो घर पवित्र नहीं रहा ना, और घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लीजिए। हाँ माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। उसने बड़ी मुश्किल से टेंट शौचालय मंगवाया है और आज वो आपके काम आ रहा है। माँ, माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते। और वैसे भी आप किस जमाने में जी रही हो? आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको शौचालय की जरूरत है ना कि रूढ़िवादी सोच की? और वैसे भी गाँव में अब सब धीरे धीरे करके शौचालय बनवा रहे हैं। माँ, अपनी सोच बदलो और शौचालय जाओ। तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने तो खुद अपने घर के कमरे को अपवित्र कर दिया, वो भी इसी उम्र में, अपने बेटे और बहू के सामने। मुझे माफ कर दो, पर मैं ठीक होते ही सबसे पहले घर में शौचालय बनवा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कर्जा क्यों ना लेना पड़े। आनंद भी अपनी माँ को समझाता है और प्रिया की सास भी उस टेंट शौचालय का इस्तेमाल करती है। और ठीक होने के बाद प्रिया की सास फैसला लेती है कि वो भी अपने घर में शौचालय बनवाएगी और बहुत जल्द प्रिया के घर में भी शौचालय बन जाता है, जिसके बाद प्रिया को शौचालय टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यूँ तो कहने के लिए मनोरमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर के लिए अमीर बहू चाहिए थी। मनोरमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल था और बेटी का नाम मानसी। मनोरमा को नकुल की शादी करवानी थी, जिस कारण नकुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात नकुल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप लड़की देख रही हो मेरे लिए? आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ में कोई है तो नहीं? बेटा, तेरे हाव भाव देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की भी होगी। बाकी अगर तू कहता है तो तू मुझे बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी उससे। हाँ माँ, मैं शिवानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम दोनों को काफी समय हो गया एक साथ। जरा उसकी फोटो तो दिखा, मैं भी देखूं कौन है जो मेरे बेटे से प्यार करती है। नकुल अपनी माँ को फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद मनोरमा कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे इसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, इसके पापा ना एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करते हैं। क्या कहा तूने? साफ सफाई का काम करते हैं? इसका मतलब कि ये लोग गरीब होंगे। अब समझ में आया, अमीर लड़का देखकर उस लड़की ने तुझे फंसा लिया। मैं कभी तेरी शादी इस लड़की से नहीं कर पाऊंगी जो ये धन दौलत देखकर शादी करने को तैयार हो जाए। माँ, उसे मैंने इस लग्जरी अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे मैंने ये बताया है कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बकवास मत करो मुझसे, ये सब ना लड़के फंसाने के चोंचले होते हैं और मुझे नहीं करवानी तेरी शादी उस लड़की से। ठीक है, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी छत पर हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। और जब तक आप नहीं मान जाएंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नकुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये देखकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा कहती है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, मैं तेरी शादी इस लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खाना खा ले। तुम बच्चे ना माँ बाप को अपने आगे झुका ही देते हो। बाकी मैं ना तेरे लिए उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की लेकर आती। माँ, क्या जरूरी होता है जो अमीर हो वही इंसान है? जो अमीर है उनको ही समाज में जीने का अधिकार है, या फिर जो अमीर है उन्हें ही अमीर घर में शादी करने का हक है? आप एक बार शिवानी से मिलोगे ना तो आपको शिवानी बहुत पसंद आएगी। वो दिल से बहुत अच्छी है, हमारे घर परिवार को हमेशा जोड़कर चलेगी।
इस तरह से मनोरमा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे नकुल की शादी शिवानी से करवानी ही पड़ती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद मनोरमा के घर शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। मनोरमा और मानसी दोनों अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी मनोरमा मानसी से कहती है, अरे मानसी बेटा, जरा अपने भाई को फोन कर ले, ऑफिस से आया नहीं, उसे जाना नहीं है क्या शादी में? उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को आना है। वैसे माँ, ये गरीब भाभी भी जाएगी क्या हमारे साथ? तू पागल है क्या बेटा? मैंने कहा है कि फैमिली जाएगी, और ये गरीब हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। ये तो बस नकुल की खुशी के कारण मुझे मानना पड़ा और इस घर की इसे बहू बना कर ले आई। वही तो माँ, ये ना हमारे लेवल की नहीं है। और मैं ना अभी भैया को फोन करती हूँ। अरे माँ, फोन करने की क्या जरूरत है, भैया तो आ ही चुके हैं। अरे नकुल, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में जाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को साथ में आना है। और शिवानी तैयार हो गई क्या माँ? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये क्या करेगी वहाँ जाकर? अब अमीर लोगों के तौर तरीके तो इस गरीब को पता नहीं होंगे। खाना खाकर हमारी बेइज्जती कर देगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे घर में ही रहने दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवानी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। जब शामली जाएगी तो शिवानी भी तो जाएगी ही ना। और शादी अमीर की हो या गरीब की, कुछ भी अलग नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि अमीर अपने पैसों का दिखावा बहुत करता है और गरीब इज्जत से अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। बस अगर शिवानी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नकुल के आगे एक बार फिर से मनोरमा को झुकना पड़ता है और मनोरमा शिवानी को भी शादी में अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ मानसी क्या हुआ माँ, आप उदास नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मानसी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नकुल तो हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है, हमेशा अपनी बीवी का ही साइड लेता है। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अगर ये लड़की और ज्यादा टाइम के लिए हमारे घर में रही ना, वो दिन दूर नहीं है जब हम नकुल को इस लड़की के चक्कर में खो देंगे, या इस लड़की के चक्कर में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है माँ, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ना इससे पीछा छूट जाए हमारा। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। एक तो अमीर लड़का देखकर इसने हमारे बेटे को फंसा लिया, ऊपर से हमारा बेटा तो हमारा रहा नहीं, सारा दिन शिवानी 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 करता रहता है। ऐसे ही एक दिन अरे बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा इनको धूप में सुखा दे। और हाँ, सबसे ऊपर वाली छत पे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है ना, उस पे चढ़ा देना। हाँ, अरे कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। इतना बोलकर शिवानी वो कपड़े लेकर छत पर जाती है जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी होती है और वो उसके सहारे चढ़कर सबसे ऊपर वाले छत पर जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है, मनोरमा चुपके से आकर सीढ़ी का एक कील जो कि सबसे ऊपर लगा था वही निकाल देती है और उसी बीच शिवानी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही वो पैर सीढ़ी पर रखती है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये देख मनोरमा डर जाती है और वो डरकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी उसका कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। अब मनोरमा बहुत ही डरी हुई थी, कहीं ना कहीं शिवानी बच तो गई थी, सबको उसकी काली करतूत ना बता दे। किसी तरह से शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बयान लेती है, जहां शिवानी इस घटना को दुर्घटना का नाम दे देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आपको ये डर है कि कहीं मैं सच में ना बता दूं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता? आपको बस मेरी गरीबी ही नजर आती है। सच बताओ माँ जी, तो मैंने सच में आपको दिल से अपनी माँ माना था और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों को मारने पीटने का, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं जानती हूँ बहू, मैंने जो किया वो गलत था। तेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सच में बताकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया होता उसने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तूने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही है।
अगर कोई अमीर होती तो वो मुझे अमीरी के घमंड में मुझसे बदला लेने जरूर सोचती। मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है और मानसी भी अपनी सास के साथ मिलकर शिवानी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आपने 2 बीवियां तो अक्सर देखी होंगी, पर क्या जब एक आदमी की 4 बीवी हो और चारों ही मॉडल? चलिए जानते हैं, ये कहानी अमित की है, जिसकी 4 बीवियां थी और अमित की चारों ही बीवी मॉडल थी। ऐसे ही एक दिन अमित अपनी पहली बीवी आकांक्षा के घर जाता है, जहां आकांक्षा तैयार हो रही होती है। अरे, आज तुम भी तैयार हो रही हो? तुम्हें कहीं जाना है क्या? ये कैसे सवाल पूछते हो तुम? तुम्हारी तरह कोई खाली नहीं बैठी रहती। तुम तो जानते हो ना, मैं एक मॉडल हूँ और हम मॉडल्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। मेरी बाकी की और भी 3 बीवियां मॉडल हैं और मैंने तुम सबसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि एक दिन तुम्हारे साथ रह लूंगा। जब तुम नहीं रहोगी तो अपनी दूसरी बीवी नीतू के साथ रह लूंगा, और जब नीतू नहीं रहेगी तो पूजा के साथ, और पूजा नहीं रहेगी तो निमृत के साथ। पर यहां तो मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये चारों की चारों एक साथ मॉडलिंग करने जाती हैं। इसकी वजह से मैं फंस जाता हूं, और कभी ऐसा ना हो कि इन चारों को मेरी सच्चाई का पता चल जाए। आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तैयार हो जाओ, तुम भी तो मेरे साथ चलोगे। बस फर्क इतना होगा कि मैं मॉडलिंग करूंगी और तुम ऑडियंस की तरह बाहर खड़े रहोगे। हाँ बाबा, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, पर देखो ना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि क्या है ना कि मेरी आज एक अर्जेंट मीटिंग है और अभी मुझे भी बस 1 घंटे बाद निकलना ही है। इतना बोलकर अमित तैयार होकर अपनी दूसरी बीवी नीतू के पास जाता है, जहां वो देखता है कि आज नीतू घर पर ही है। अपनी दूसरी बीवी को घर पर देखकर अमित बहुत खुश होता है और नीतू से कहता है, जान, आज तुम घर पर ही हो? तुम जानती हो तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हें घर पर देखकर। अच्छा, अगर तुम मेरा सर दबा दो तो? तुम तो जानते हो ना कि मुझे मॉडलिंग के लिए अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है, और तुमसे दूर भी, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। प्लीज मेरा सर दबा दो। ये जब भी मेरे साथ रहती है, ये बीमार क्यों हो जाती है? इसे तो मुझे खुश करना चाहिए, और यहाँ मैं हूँ जो इसे खुश करने में लगा हुआ हूँ। हाँ जान, क्यों नहीं, लाओ, मैं तुम्हारा सर के साथ गला भी दबा देता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे माफ करना बाबा, माफ करना, मेरी जबान फिसल गई थी। मैं तो कह रहा था कि तुम्हारे सर के साथ तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ। तुम बहुत थक जाती हो ना। काश यार कि मैं भी तुम्हारी तरह मॉडलिंग कर पाता। भगवान ने मुझे इतना अच्छा फिगर ही नहीं दिया। तुम्हें ना फिगर से ज्यादा शक्ल और अकल की जरूरत है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मुझ जैसी मॉडल की शादी तुमसे हो गई। जान, मैं जानता हूँ, बार बार इस तरह की बातें करके ना मेरा दिल मत दुखाया करो। वैसे जान, तुमने मुझ में कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो पहली नजर में तुमने मुझे ही पसंद किया। हाँ, मैंने तुम्हें निठल्ला देखा ना, और हाँ, मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत थी और मैं पैसा देना नहीं चाहती थी किसी को, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और तुमसे शादी करने के बाद मुझे मुफ्त का सेक्रेटरी मिल गया और तुम्हें नौकरी मिल गई जिसमें सैलरी ही नहीं है। कहने को तो अमित की 4 बीवियां थी और चारों ही मॉडल थी, पर अमित निठल्ला था। वो अपनी 4 बीवियों की ही कमाई खाया करता था। बस यही वजह थी कि अमित की अपनी बीवियों के सामने जरा भी इज्जत नहीं थी। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और अमित अपनी चारों बीवियों को इसी तरह से बेवकूफ बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे पूजा डार्लिंग, तुम आज एक दिन पहले कैसे आ गई? तुम तो कल घर आने वाली थी ना? क्यों, मैं अचानक घर नहीं आ सकती क्या? ये घर मेरा नहीं है क्या? डार्लिंग, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर तो है। पर अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। और क्या? अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या मेरा सरप्राइज खराब नहीं हो जाता? मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें हैरान और परेशान कर सकूं। देखो, इसीलिए अचानक से आ गई। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ ढंग का बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी बनाता हूँ। तुम बस अपने कमरे में जाकर मस्त आराम करो। और हाँ डार्लिंग, अपने कमरे में ही आराम करना। पूजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और परेशान अमित किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। और उसी वक्त निमृत का फोन आ जाता है। अमित, तुम कहाँ हो? अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। तुमने तो कहा था 5 मिनट में तुम मुझे लेने आ रहे हो। ओफो स्वीटी, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ, क्या बताऊं। एक काम करो ना, तुम वहीं आसपास में होटल ले लो ना, तुम्हें शाम तक लेने आ जाऊंगा मैं। तुम ऐसे कौन से ट्रैफिक में फंसे हो जो तुम मुझे शाम में लेने आओगे?
और मुझे होटल लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास अपना खुद का घर है। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं खुद आ रही हूँ। अब मैं और वेट नहीं करने वाली। यहाँ पर जानते हो ना तुम, मैं एक मॉडल हूँ और एक मॉडल इस तरह से ज्यादा देर बाहर खड़ी नहीं रह सकती, और किसी ने मुझे यहाँ पहचान लिया तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे ऑटोग्राफ के लिए। निमृत बोलती रहती है पर अमित उसका फोन काट देता है। अब निमृत को बहुत गुस्सा आता है और बिना कोई देरी किए निमृत घर आ जाती है। घर में पूजा आराम कर रही थी तो वहीं निमृत घर में आते ही शोर मचाने लगती है और उसी समय अमित निमृत को उसके कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज तुम होटल में रुक जाओ, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। देखो अमित, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मुझसे बहस मत करो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैं आई हूँ, कोई ट्रैफिक नहीं लगा हुआ था और तुम घर में बैठकर खाना बना रहे हो। तुम ये खाना किसके लिए बना रहे हो बताओ मुझे। अरे स्वीटी, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही तो बना रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें होटल में रुकने के लिए कहा था ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और घर को सजा सकूं, ताकि रात में जब तुम घर वापस आओ ना तो तुम्हारा दिमाग मस्त तरीके से ठंडा हो जाए और तुम मुझसे खुश हो जाओ। अमित, तुम कितने प्यारे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, पर एक बुरी खबर है और इसलिए मेरा दिमाग भी खराब है। इतनी मुश्किल से मुझे एक काम मिला था पर वो भी मेरे हाथों से निकल गया। किसी आकांक्षा नाम की मॉडल ने मुझसे मेरा काम छीन लिया। मैं उस आकांक्षा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। क्या? आकांक्षा? क्या निमृत, तुम भी ना? मैं इस मॉडल को कैसे जानूंगा? मैं कोई मॉडल थोड़ ना हूं। चलो मिलकर खाना खाते हैं। अरे चलो बाबा। इतना बोलकर अमित बात को घुमा देता है पर तभी वहाँ पूजा आ जाती है और वो अमित को निमृत के साथ देख लेती है। कौन है ये चुड़ैल? क्या कर रही है हमारे घर में? हाँ, और तुम इसके इतने पास क्यों हो? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति से ऊंची आवाज में बात करने की? क्या कहा तुमने? पति? अमित, ये पागल औरत क्या बोल रही है? इसको बताओ कि तुम मेरे पति हो। अब अमित की सच्चाई निमृत और पूजा के सामने आ चुकी थी और उसी वक्त घर पर नीतू भी आ जाती है। नीतू को देखकर अमित के पसीने छूट जाते हैं। अमित, ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों औरतें कौन है और आपस में लड़की हो रही है, वो भी हमारे घर में? देखो बहन जी, ये मेरा और मेरे पति का घर है तो आप यहाँ से जा सकती हो। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो अपने घर में करो ना। क्या ये आदमी तुम्हारा भी पति है? अमित, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी और कितनी बीवियां हैं? अब जैसे ही निमृत अमित से ये सवाल करती है उसी वक्त आकांक्षा का भी फोन आ जाता है और वो फोन निमृत उठाती है। अमित, जल्दी से मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाओ। आज मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हम दोनों ना आज बाहर घूमने चलेंगे। तुम कैसे जानती हो मेरी पति को? और तुम तो वही आकांक्षा हो ना जिसने मेरा काम छीना था, चुड़ैल कहीं की। पहले तूने मुझसे मेरा काम छीन लिया और अब मुझसे मेरा पति। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज लड़की, चुप कर। अमित मेरा पति है और अमित और मैं पिछले 6 साल से एक साथ रह रहे हैं। 1 मिनट, तूने अमित को अपना पति कैसे कहा? रुक, मैं अभी वहाँ आती हूँ और तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। अब अमित की सारी पत्नियां एक साथ जमा हो जाती हैं और अमित की चारों बीवी को उसका सच पता चल जाता है, जिसके बाद वो चारों अमित को छोड़कर चली जाती हैं।